जब भी बात होती है स्कैम की तो दिमाग में एक नाम आता है कांग्रेस का, जिसके कार्यकाल में बहुत से फ्रॉड और स्कैम हुए और बहुत से स्कैम में सरकार भी जिम्मेदार थी। लेकिन आज आइए जानते हैं बीजेपी के कुछ ऐसे कारनामों के बारे में जिसने देश की जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद किए हैं। आज हम बीजेपी के टॉप 10 स्कैम के बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नम सिंह, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आपको बता दूं कि कांग्रेस के स्कैम पर भी हमने 2 वीडियो बनाई थी, तो उसको भी जाके जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अडानी पावर स्कैम की और जानेंगे इसके पीछे की असली कहानी को। अडानी ग्रुप को देश की एनर्जी जायंट माना जाता है। कोल से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक ये हर सेक्टर में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। लेकिन 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च, एक अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्म ने एक रिपोर्ट दिया जिसमें अडानी ग्रुप पर स्कैम करने का इल्जाम लगाया गया। रिपोर्ट में ये कहा गया कि अडानी ग्रुप अपने स्टॉक प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर रहे हैं और फाइनेंशियल इरेगुलेट कर रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप ने ऐसी एंटिटीज बनाई जिन्होंने अडानी स्टॉक को खरीदा, जिससे शेयर का प्राइस बढ़ गया। फिर ये एंटिटीज अपने शेयर बेचे और प्रॉफिट कमाया, और इसके लिए उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में घपलेबाजी भी की ताकि किसी को शक ना हो। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी स्टॉक में तेजी से गिरावट आई। कुछ ही दिन में ग्रुप की मार्केट वैल्यू $120 बिलियन से ज़्यादा गिर गई। इससे न सिर्फ अडानी ग्रुप को नुकसान हुआ, बल्कि पूरा इंडियन मार्केट भी हिल गया। इन्वेस्टर्स घबराए और उन्होंने अपने शेयर्स बेचे, जिससे मार्केट और गिर गई। अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को बेसलेस और मैलिशियस बताया है। उन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट उनकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश है। अडानी ग्रुप ने यह भी कहा कि वो रेगुलेटरी एजेंसी से कोऑपरेट करेंगे और सभी इल्जामों का सफाया करेंगे। अब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इस घोटाले की जांच कर रहा है और ये देखेगा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए इल्जाम सही हैं या नहीं। ये स्कैम सिर्फ अडानी ग्रुप के बारे में नहीं है, ये देश की इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम के लिए भी एक चिंता का विषय है। अगर ये इल्जाम सही हैं तो इससे इन्वेस्टर का भरोसा कम होगा और मार्केट में इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर अडानी ग्रुप की फाइनेंशियल हेल्थ वीक है तो ये पूरी इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है। और क्योंकि अडानी को हमेशा से बीजेपी सरकार का साथ मिलता आया है, तो यह भी हो सकता है कि इस स्कैम की असलियत कभी किसी के सामने आए ही ना, और ऐसे में अडानी अपनी पावर का इस्तेमाल करके सरकार और लोगों को चूना लगाता रहे। क्योंकि सरकार के इतने करीब बैठा कोई बिजनेसमैन अगर इतना बड़ा घोटाला करता है तो इसका साफ मतलब है कि सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन तब भी सरकार शांत बैठी है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की। एक ऐसा सिस्टम जहां नौकरी पाने के लिए मेहनत नहीं, मोटी रकम और सिफारिश का बोलबाला था। ये कहानी है भ्रष्टाचार की, बेईमानी की और सच्चाई की तलाश की। साल 2013 की बात है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाएं, जिन्हें व्यापम कहते थे, अचानक सुर्खियों में आ गई। पता चला कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही थी, नकल हो रही थी, आंसर शीट लीक हो रही थी और रिश्वत देकर सीटें तय हो रही थी। ये सुनकर पूरे देश में हंगामा मच गया। लाखों युवकों के सपनों पर पानी फिर गया था। व्यापम घोटाले की जड़ें बहुत गहरी थी। बड़े बड़े नेता, अफसर, बिचौलिए सब एक ही जाल में फंसे हुए थे। ये एक माफिया बन चुका था जो बेरोजगार युवाओं के भविष्य का सौदा करता था। ये कोई साधारण सा घोटाला नहीं था, इसने शिक्षा व्यवस्था को ही खोखला कर दिया, मेरिट का मजाक बना दिया, सत्ता और पैसा ही भगवान बन गए। इस घोटाले ने समाज में असंतोष और गुस्से की आग जला दी। युवा सड़कों पर उतरे, मशाल जुलूस निकाले, सरकार के खिलाफ नारे लगाए। सोशल मीडिया पर #व्यापम स्कैम ट्रेंड कर रहा था। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी। शर्म करा देने वाला नजारा था ये। धीरे धीरे सच उजागर होने लगा। जांच हुई, गिरफ्तारियां हुई, सजाएं सुनाई गई। पर क्या इतना काफी था? क्या सिर्फ कुछ लोगों को सजा देने से इस घाव का भरना संभव था? दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं गुजरात फिशर्स स्कैम की, जहां जनता के 400 करोड़ की रकम को पानी में मिला दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्कैम हुआ कैसे। तो दोस्तों, गुजरात फिशर डिपार्टमेंट ने मत्स्या किसान योजना चलाई रखी थी, जिसके तहत मच्छी पालन वाले किसानों को सब्सिडी दी जाती थी।
लेकिन इस योजना में कुछ मच्छी वाले ही नहीं बल्कि कागजी मच्छी वाले भी घूम रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग जो सिर्फ कागजों में मच्छी पालते थे और गवर्नमेंट से सब्सिडी ले जाते थे। इस तरह करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि इस घोटाले से सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ, तो इसका सीधा सा जवाब है हमारा, आपका और सबसे ज्यादा गुजरात के असली मच्छी वालों का, क्योंकि उनके हिस्से की सब्सिडी कागजी मच्छियों ने खा ली और जिनको सच में सब्सिडी की जरूरत थी वो अपना जीवन चलाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन कोई भी घोटाला हो कितने दिन छुप सकता है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने इस मामले की गहरी जांच की और कई हैरान करने वाले खुलासे हुए। कुछ ऑफिसर्स और बीजेपी लीडर्स पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कागजी मछलियों को पालने में मदद की है और इस घोटाले को किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ ऑफिसर्स या फर्जी मछली पालन वाले ही दोषी हैं या फिर इसकी आड़ में पैसा किसी और की जेब में ही जा रहा था। दोस्तों, क्रिकेट का नाम सुनते ही दिमाग में चौको छक्कों के साथ ही एक और चीज जरूर आती है, वो है घोटाला। जी हाँ, क्रिकेट जगत भी भ्रष्टाचार से अछूत नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही बड़े घोटाले की जो कि हर किसी की जुबान पर था, ललित मोदी का आईपीएल घोटाला और कैसे बीजेपी नेता उनको भारत से भगाने में मददगार साबित हुए। साल 2008 था। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल ने क्रिकेट के फैन को जुनून का नया नशा दिया था। इस ग्लैमरस लीग के पीछे दिमाग था ललित मोदी का। शुरुआत में तो सब बढ़िया चल रहा था, मगर धीरे धीरे लीग से जुड़ी आर्थिक गड़बड़ी के आरोप सामने आने लगे। साल 2010 में ललित मोदी पर आरोप लगे कि वो फ्रेंचाइजीज टीमों को गलत तरीके से बेच रहे हैं, टीवी राइट्स पर कमीशन बच रहा है और काले धन को सफेद कर रहे हैं। ये आरोप तो किसी बम विस्फोट से कम नहीं थे। बीसीसीआई ने जांच शुरू की और मोदी को आयुक्त पद से निलंबित कर दिया गया। मीडिया में हंगामा मचा, विपक्ष ने बवाल काटा, लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। भारत से बचना उनका अगला कदम था। 2010 में ही आरोपों से घिरे ललित मोदी अचानक देश से बाहर चले गए। उन्होंने अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा लिया और लंदन की तरफ उड़ान भर ली। सवाल उठने लगा कि वो कैसे हवा में गायब हो गए, आखिर वो देश छोड़कर ही क्यों गए। ये सवाल आज भी अनसुलझे रहस्य हैं। अब यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है, बीजेपी का नाम जुड़ता है। कुछ सनसनीखेज दावे सामने आए कि बीजेपी नेताओं ने ललित मोदी को भारत से भगाने में मदद की। मुख्य आरोप लगे राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर। यह दावा किया गया कि उन्होंने ललित मोदी को ब्रिटेन जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाए। ये विस्फोटक आरोप थे। राजे ने उनका खंडन किया, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया, मीडिया ने इस मुद्दे को हवा दी और ललित मोदी का मामला और पेचीदा हो गया। भले ही इस मामले में आधिकारिक तौर पर राजे दोषी नहीं पाई गई, लेकिन उनकी कथित संलिप्तता ने बीजेपी की छवि को जरूर नुकसान पहुंचाया। वसुंधरा राजे के अलावा भी कुछ अन्य बीजेपी नेताओं के नाम इस घोटाले में आए। कुछ का नाम दस्तावेजों में मिला तो कुछ पर आरोप लगे कि वो ललित मोदी को विदेश में छिपने के लिए सलाह दे रहे थे। ललित मोदी के खिलाफ भारत में भले ही कई मामले दर्ज हुए, लेकिन वो विदेश में सुरक्षित थे। भारत सरकार कई बार उनका प्रत्यर्पण कराने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन इंग्लैंड की अदालतें अभी तक उसे मंजूरी नहीं दे पा रही हैं। भले ही कितना समय बीत जाए, कई सवाल आज भी बिना जवाब के लटके हुए हैं। कैसे ललित मोदी इतनी आसानी से देश छोड़कर भाग सके? बीजेपी नेताओं की जिम्मेदारी कितनी है? सच क्या है, झूठ क्या है? ये सवाल आम जनता के मन में घूमते रहते हैं, सस्पेंस बना रहता है। दोस्तों, अब जरा रुकिए और सोचिए, किंगफिशर पियर, खूबसूरत फ्लाइट अटेंडेंस और क्रिकेट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। किंगफिशर बियर का नाम सुनते ही जहन में आता है माल्या का चार्म, उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल और एयरलाइंस कारोबार। किंगफिशर एयरलाइंस शुरुआत में तो सब आसमान छू रहा था, लेकिन धीरे धीरे कारोबार डूबने लगा। बैंकों का बकाया बढ़ता गया, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली और माल्या पर घोटाले के आरोप लगने लगे। साल 2016 था। आरोपों का तूफान माल्या के पीछे पड़ा था। बैंक, कोर्ट, मीडिया, हर तरफ से घिराव। मगर तभी एक ऐसी खबर आई जिसने देश को हिला दिया। माल्या देश छोड़कर भाग गया। वो ब्रिटेन की फ्लाइट पकड़कर गायब हो गया। सबके मन में यही सवाल घूम रहा था, कैसे, इतनी आसानी से कोई कैसे देश छोड़ सकता है? और फिर इस कहानी में आया एक ऐसा मोड़ जिसने पूरे मामले को और पेचीदा बना दिया। माल्या केस में बीजेपी का भी नाम जुड़ गया।
कुछ दावे सामने आए कि बीजेपी नेताओं ने माल्या को देश छोड़ने में मदद की। आरोपों की सुई सीधी तौर पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ घूमी, जिन्होंने माल्या को देश से भगाने के पहले मुलाकात की थी। जेटली ने उनका खंडन किया, मगर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया, मीडिया ने इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया और माल्या का मामला और पेचीदा हो गया। भले ही आधिकारिक तौर पर जेटली दोषी नहीं पाए गए, लेकिन उनकी कथित संलिप्तता ने बीजेपी की छवि पर जरूर सवाल उठाया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इतिहास के सबसे बड़े बैंक घोटाले की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीरव मोदी फर्जीवाड़े की। 13,000 करोड़ का ये जख्म अभी तक भारत के आर्थिक तंत्र पर गहरा है। नीरव मोदी एक चमचमाते हीरे की तरह चमकता हुआ हीरा व्यापारी था। उसके शोरूम देश विदेश में फैले थे और हाई सोसाइटी उसकी दीवानी थी। पर 2018 में सब कुछ पलट गया। पंजाब नेशनल बैंक ने खुलासा किया कि नीरव मोदी ने अपने कंपनियों के साथ मिलकर बैंक से 13,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था, बिना किसी गारंटी के। और जरा सोचिए, ये रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, बल्कि पूरे देश के करोड़ों लोगों के पैसों की बर्बादी थी। बैंक ने शिकायत दर्ज करवाई, नीरव मोदी और उसके साथी फरार हो गए और देश सदमे में रह गया। लेकिन नीरव मोदी कैसे गायब हो गया, ये सवाल आज भी सबके मन में घूमता है। आरोप है कि हाई प्रोफाइल लोगों और नेताओं की मदद से नीरव मोदी देश छोड़कर भागने में सक्सेसफुल रहा। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि वो कई दिनों तक देश में ही छिपा था, जबकि सरकार आंख मूंदे बैठी थी। ये भी सुना गया कि वो एक फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागा था। आपको बता दें कि विपक्ष और कुछ मीडिया हाउस दावा करते हैं कि नीरव मोदी के बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से अच्छे संबंध थे। कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी जिनमें वो प्रधानमंत्री के साथ दिख रहे थे। आरोप लगे कि इन्हीं रिश्तों की वजह से वो आसानी से भागने में सफल रहा। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए लगाए गए आरोप हैं और उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। फिलहाल नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार है और भारत उसका प्रत्यर्पण चाहता है। इसका प्रोसेस चल रहा है और अभी तक फैसला नहीं आया है। इस बीच भारतीय एजेंसियां लगातार सबूत जुटा रही हैं और न्याय के लिए कोशिश कर रही हैं। हालांकि इस पूरी कहानी में सबूतों की कमी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और मीडिया का हंगामा एक ऐसी पहेली बन चुका है। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी के बिजनेस पार्टनर को मिली जमीन के घोटाले की। 422 एकड़ जमीन अरब सागर के लहराते पानी की गोद में, वो भी 92% की भारी छूट के साथ। 2010 में वाइल्ड वुड्स रिसोर्ट एंड रियलिटीज कंपनी को ये जमीन मिली। 422 एकड़ की ये जमीन सिर्फ 15 रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट पर मिली, जबकि बाजार में इसकी कीमत 180 रुपए पर स्क्वायर मीटर थी। मानो सोने के हार को तांबे के दाम पर दे दिया गया हो। ये 92% की छूट तो किसी का भी शक जगाने के लिए काफी है और सवाल उठना ही चाहिए, आखिर इतनी रियायत क्यों दी गई। अरुण धवल और अच्छे शाह, ये दोनों वाइल्ड वुड्स रिसोर्ट एंड रियलिटीज के पार्टनर थे और आश्चर्य की बात यह है कि ये दोनों गुजरात की तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल की कंपनी के साथ कई बिजनेस डीलिंग्स करते थे। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि अनार पटेल खुद वाइल्ड वुड्स में शेयर होल्डर थी। ये तार आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि शक की गांठ और कस जाती है। क्या इतनी बड़ी छूट आनंदीबेन पटेल के प्रभाव के बिना मुमकिन थी? ये जमीन गिरवन क्षेत्र के पास है, जो देश का एक महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुअर है। वहाँ इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। बड़े निर्माण काम वाइल्ड लाइफ के लिए खतरा बन सकते हैं, भले ही विकास का झंडा लहराया जाए। इस तरह के जमीन अलॉटमेंट सवाल ही खड़े करते हैं, क्या वाकई सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखा गया है? सरकार ने जमीन अलॉटमेंट प्रोसेस को पूरी तरह से पारदर्शी और नियमों के मुताबिक बताते हुए आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि कंपनी ने सभी जरूरी मंजूरियां ले ली थी और जमीन का रेट उसी समय के सरकारी मूल्यांकन के आधार पर तय किया गया था। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई ने की थी, हालांकि अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं मिल पाया है। रिपोर्ट्स आती जाती रहती हैं, सबूत इधर उधर बिखरे पड़े हैं, सवाल लटकते रहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे राफेल फाइटर जेट की। राफेल विमान डील पर संसद से सड़क तक जबरदस्त संग्राम छिड़ा था। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार राफेल विमानों के लिए ज़्यादा प्राइस देने पर राजी हो गई, जबकि इस डील पर पिछली सरकार ने मोल तोल कर प्राइस कम रखवाई थी और साथ ही सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को दरकिनार कर अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस को इसका ऑर्डर दिया गया ताकि अंबानी को ज्यादा प्रॉफिट हो सके। कांग्रेस कहती रही है
कि मोदी सरकार ने 7.87 बिलियन यूरो यानी करीब 59,000 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई कीमत पर यह विमान खरीदने का सौदा किया है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं स्पेक्ट्रम स्कैम की। इस स्कैम की शुरुआत कैसे हुई, ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि स्पेक्ट्रम कैसे काम करता है और क्यों यह महत्वपूर्ण है। आपके मोबाइल फ़ोन से आपके दोस्त तक के कॉल और मैसेज कैसे पहुंचते हैं, यह स्पेक्ट्रम की कमी के बिना पॉसिबल नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी गवर्नमेंट पर स्पेक्ट्रम एलोकेशन में घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस के अकॉर्डिंग इस स्कैम की वजह से देश को 59,381 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। संसद में पेश की गई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पर सीएजी रिपोर्ट का रेफरेंस देते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा मैंडेटरी स्पेक्ट्रम नीलामी मॉडल को खत्म कर दिया और इसे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कर दिया। आपको बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 59,381 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान लगाया और पूर्व सीएजी विनोद राय को इसका जवाब देने के लिए कहा कि इसकी सच्चाई को बताया जाए। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र के 206 करोड़ के चिक्की स्कैम के बारे में, जिसमें मुख्य आरोपी हैं पंकजा मुंडे और इस चिक्की ने महाराष्ट्र के सियासत में कितना शोर मचाया है। दोस्तों, साल 2015 का था। पंकजा मुंडे उस वक्त महाराष्ट्र सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री थे। उन पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपने ही डिपार्टमेंट के लिए 206 करोड़ रुपए के सामान की खरीद में घोटाले किए हैं, जिसमें चिक्की, नोटबुक, पानी के फिल्टर और भी बहुत कुछ शामिल था। अब ये काम कैसे किया गया, ये तो इस स्कैम का असल मुद्दा है। पंकजा मुंडे ने ये सामान खरीदने के लिए टेंडर नहीं निकाले, जो कि सरकार के नियमों के खिलाफ हैं। उन्होंने 24 अलग अलग गवर्नमेंट रेजोल्यूशन एक ही दिन में पास कर दिए और ये सब काम बिना किसी टेंडर के किए गए। इस मामले को लेकर कांग्रेस और एनसीपी ने बहुत शोर मचाया। उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी से इस घोटाले की जांच की मांग की। उनका कहना था कि पंकजा मुंडे ने करप्शन किया है। इस मामले की जांच एसीबी ने की। जांच के बाद एसीबी ने 2016 में ये रिपोर्ट दी कि पंकजा मुंडे के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं और इस घोटाले में उनका कोई हाथ नहीं है। इससे विरोधी दल को झटका लगा और बीजेपी को राहत की सांस मिली। लेकिन ये मामला अब भी पूरा साफ नहीं है। लोगों के मन में शक है कि सच क्या है। क्या सच में कोई स्कैम हुआ था या सिर्फ सियासी खेल था? इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, मैं रतन सिंह मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।